Welcome, my dear students, and this is my fifth lecture on economic geography. And the topic of today's lecture is economic development. Economic development is concerned with geographers also. Economic development is concerned by planners also. Economic development is also concerned by economists also. But one must clear understand the flavor under which subject we are going to discuss or demonstrate. In geography, but naturally the flavor should be geographic economic development rather than economic development. So one has to be very careful while studying, while listening, while understanding economic development through geographical perspective. We all know that resources are not equally distributed. Economic activities also vary. Technological development is also not similar everywhere. Human population is also not evenly distributed. Government policies differ. Likes and dislikes also vary. आर्थिक विकास के बारे में बात करने के पहले थोड़ी सी हम सब कुछ बातों को या कुछ चीजों पर मंथन कर लें। जैसे कि संसाधन जो है पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, उसी प्रकार से हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है वह भी हर स्थान पर एक जैसा नहीं है। कहीं पर प्रिमिटिव है तो कहीं पर डेवलप्ड है एंड सो ऑन। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, तकनीकी जो विकास है, वह भी समान रूप से हर स्थान पर एक जैसी नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर अधिक कहीं पे कम। उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो सरकारी नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वह भी हर देश में अलग अलग है, हर प्रांत में अलग अलग है। और इसी तरीके से आप देखें तो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी फर्क है। तो इन सब के वेरिएशंस के बजाय आप अगर देखें तो हम लोग जो क्या है एरियल डिफरेंशिएशन को जन्म देते हैं। इट इज अ स्कूल ऑफ थॉट। और एरियल डिफरेंशिएशन के वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले है वी सी डिफरेंट इकोनॉमिक लैंडस्केप, डिफरेंट human choices, different levels of economic development, different locational factors, different cultural traditions, different production techniques and so on. ये एरियल डिफरेंशिएशन के वजह से हमारी जो आर्थिक भूदृश्य है वो फर्क होती है। हमारे जो ह्यूमन चॉइसेस हैं वो फर्क होते हैं। हमारे आर्थिक विकास का स्तर वो फर्क होता है। स्थानीयकरण के कारक फर्क होते हैं। संस्कृति परंपराएं फर्क होती है। उसी प्रकार से उत्पादन तकनीक भी फर्क होता है। The economy of an area is based on one or more kinds of basic products. The economy of an area may be diversified. Agricultural economy is dominated by agriculture, while industrial economy is dominated by industries. इस तरह से देखें जो किसी भी क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वह एक और एक से अधिक कारकों पर आधारित होती है। उसमें डाइवर्सिफिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि कृषि अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? एग्रीकल्चर है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के अलावा आपको और भी सारे एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे, पर you will find basically it is dominated by industry and industrial oriented activities. No doubt services in the different economies do exist.
Thus, a typical economic landscape is developed, which is based on its dominant characteristics. Economic development is not evenly spread within countries because of various factors. इस तरीके से देखें तो हमको मिलेगा कि जितने भी इकोनॉमीज हैं विश्व में, वहाँ सेवाएं जो हैं अलग अलग प्रकार की हैं, एक जैसी नहीं है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि टिपिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप का विकास होता है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक लैंडस्केप में एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट होगा। सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमिक लैंडस्केप में सर्विस जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। मार्केट ओरिएंटेड लैंडस्केप में मार्केट विल डोमिनेट। तो इनके पीछे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जो आप देखते हैं कि हर स्थान पर एक जैसे नहीं है, उसके पीछे कौन से कारण हैं जिसमें हम भिन्नता पाते हैं, डिफरेंसेस पाते हैं। एंड दोज 3 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरणीय कारक, ऑपरेशनल फैक्टर्स ये प्रोसेस से संबंधित है, और तीसरा इज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेस, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाएं। As a result, one finds spatial concentration and speculation. This leads to different types of economic development in different regions. ये जो कारक हैं, पर्यावरणीय कारक, ऑपरेशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेसेस, ये फर्क होने के वजह से आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में या विशेष एरियाज में कंसंट्रेशन कुछ कार्यों के लिए अधिक होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, और इसी वजह से कंसंट्रेशन और स्पेशलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रकार है समान रूप से वितरित नहीं है, अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से देखने को मिलता है। चलिए अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करें। The term economic development is of recent origin. This term has been frequently used in the second half of 20th century and 21st century as it is of prime importance and concern. Earlier, this concept existed in the Western world. आर्थिक विकास जो शब्द है ये आधुनिक शब्द है और इसका प्रयोग सही मायने में 20वीं सदी के आखिरी चरण में और 21वीं सदी में इसका प्रयोग भरपूर हो रहा है। पहले पश्चिमी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना एग्जिस्ट करती थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आधुनिकरण की भी बात होती थी, वेस्टर्नाइजेशन की भी बात होती थी। दे वर ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? पहला है इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ पीपल, लोगों के रहन सहन, लोगों की जो चाहते हैं, लोगों की जो वेल बीइंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। दूसरा आपका क्या है? फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एम क्या है? कोरिलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ना है। सामाजिक आर्थिक विकास क्यों? इसलिए मैंने पहले भी बताया कि आर्थिक भूगोल जो है वो एंथ्रोपोजेनिक स्टडी है, मानव केंद्रित अध्ययन है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है मानव भूगोल का अंग है और इसमें मानव प्रधान जितनी भी क्रियाकलापें हैं उससे संबंधित बातें हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक विकास को जब तक हम समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे तो सही मायने में हम आर्थिक विकास को समझने में असमर्थ रहेंगे। सोसाइटी, सोशल नीड्स, सोशल इनसिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी बातें जो हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फेमिनाइजेशन, ये सारे आपके सोशल एस्पेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो दोनों
को अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जोड़ते हैं तभी हम सही तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अर्थ की बात करते हैं। यह मालूम है कि यह संकल्पना की जो उत्पत्ति है इसको हम सटीक तरीके से बता नहीं सकते। इट इज टोटली अनसर्टेन। Some closely associate development with the evolution of capitalism and decline of feudalism, while others link it to post-colonial phenomena. Economic development का एसोसिएशन अधिकतर लोग मानते हैं कि ये पूंजीवादिता से जुड़ी हुई है और इसको पोस्ट कॉलोनियल एक्टिविटी के रूप में देखा जाता है। पोस्ट कॉलोनियल एक्टिविटी यानी 1950 के बाद आप देखेंगे लगभग संपूर्ण देश जो है आप आजाद हो गया था, कॉलोनियल रूलिंग से आजाद हुआ, तो डेवलपमेंट की बात होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप द फैसिलिटीज की बात होने लगी। तो उसी समय से इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। Thus, the precise definition of economic development is under contest. इस प्रकार से आर्थिक विकास की परिभाषा को लेके बहुत सारे मतभेद हैं। पहला, इकोनॉमिस्ट्स जो है अर्थशास्त्री वो कैसे समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वे आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। समाज शास्त्री क्या करते हैं, एम्फेसाइज ऑन ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। जो हमारे परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं हैं, इन पर समाजशास्त्री ज्यादा जोर देते हैं। तीसरे तरफ आप देखें कि डेवलपमेंट एंड अर्बन स्टडी स्कॉलर्स जो हैं व्यू इट एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स टू जनरेट इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मंथन करते हैं जो भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सामाजिक घटकों से जुड़ी हुई हैं और इन सबों के वजह से जो इम्प्रूवमेंट आता है, जो चेंजेस आती है, उनके बारे में वो अध्ययन करती है। थस दे फोकस ऑन इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी और रीजन। इस प्रकार से वे इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, क्वालिटी लिविंग की बात करते हैं। क्वालिटी लिविंग में आपके बेसिक नीड्स फुलफिल होते हैं, आपका लेजर और प्लेजर पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। पीपल लाइक ग्रीनवुड और रिचर्ड हॉल्ट ने आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि से अलग करने का प्रयास किया। उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडली बेस्ड एंड सस्टेनेबल इंक्रीज इन द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इंडिविजुअल्स विद इन अ कम्युनिटी। उनके हिसाब से जब किसी भी व्यक्ति या समाज में रहने वाले लोगों के रहने के स्तर में चेंजेस आती हैं, ओवरऑल इंक्रीज होता है, तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही रूप से मानते हैं। मेजर ऑफ रीग्रोथ लाइक पर कैपिटा इनकम डू नॉट कोरिलेट विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। मेजर ऑफ रीग्रोथ यानी वृद्धि के मापन को हम पर कैपिटा इनकम के साथ कोरिलेट नहीं करते हैं, पर कोरिलेट तब कर सकते हैं जब हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़नी चाहिए, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप न्यूट्रिशनल फूड इनटेक लेंगे, बट नेचुरली योर हेल्थ विल इम्प्रूव एंड दस क्वालिटी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो इम्प्रूव। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. It has qualitative dimensions also. It implies economic growth plus progressive change in certain important variables which determine well-being of the people. इस प्रकार से अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वालिटेटिव डायमेंशन को देखें, क्वालिटेटिव पहलू को देखें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं,
प्रोग्रेसिव चेंज में वेलबींग की बात होती है, लोगों के खुशहाली की बात की जाती है, तो उसमें अगर चेंज आ रहा है तब इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही मायने में समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पर्यावरण, यानी इसका प्रत्यक्ष संबंध पर्यावरण से है। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या है आखिर? यह एक प्रक्रिया है, यह ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है जिसमें लो इकोनॉमीज जो हैं हायर इकोनॉमीज की ओर जाती हैं। तीसरा, यह आर्थिक खुशहाली के बारे में बताने का प्रयास करता है। चौथा है, इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, कंट्री, रीजन एक्सेट्रा। Thus, economic development is process whereby simple low-income economies are transformed into modern and more developed economies. इस प्रकार से देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें सरल निम्न आय वाले जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होती है और वो आधुनिकीकरण की ओर जाती हैं और इसी प्रकार से विकास की ओर बढ़ती है। दूसरे शब्दों में अगर देखें, इट इज द प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन, रीजन और ऑफ एन इंडिविजुअल आर इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम आर्थिक खुशहाली की बात करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, प्रदेश के बारे में बात करते हैं और व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं। तो यही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही मायने में इसको अगर समझे व्हाट इज इट, तो यह क्या है? ये इकोनॉमिक वेलबींग और क्वालिटी लिविंग की बात करता है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को जोड़ें तो क्या होता है कि इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के माध्यम से हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करें। दूसरा है कैपेसिटी एक्सपेंशन जिसमें हम गरीबी को हटाएं, गरीबी को कम करने का प्रयास करें। और तीसरा हमारा क्या है? कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू सोशल सर्विसेज। जितनी भी हमारी जो समाज से संबंधित जो सामाजिक सेवाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी नीड्स हैं, उनको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना है? एवरेज इनकम बढ़ाना है। एवरेज इनकम अगर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होगा और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम गरीबी को कम करते हैं तो गरीबी को कम करने से क्या होगा कि हमारे जो सोशल आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे, सोशल एटमॉस्फेयर इम्प्रूव करेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, नो मैल न्यूट्रिशन एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं और उनको रोजगार के अवसर मिलने से दे एनहांस देयर सर्वाइवल स्किल्स। तीसरा आपका है कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जो है एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे, हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे, फिर उसके बाद हैंडीकैप्स के लिए होता है, फिर एज वाले जो लोग हैं उनके लिए होता है, पेंशनर्स के लिए होता है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारे को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं, तब हम सही मायने में ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। हमारे गोल्स क्या हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हम उत्पादकता को बढ़ाते हैं तभी हमारा आर्थिक वृद्धि होती है। दूसरा है पॉलिटिकल सिस्टम दैट ट्रूली डिपिक्ट द प्रेफरेंसेस ऑफ द सिटीजंस। नागरिकों के जो प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स दर्शाते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स अगर सही हैं तो नागरिकों की जो प्रेफरेंसेस है सही मायने में दर्शाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स भी फुलफिल होते हैं। तीसरा है एक्सटेंशन ऑफ सोशल राइट्स टू ऑल सोशल ग्रुप्स। जितने भी समाज में समाज के जो समूह हैं उनके जो सामाजिक जो राइट्स है उनको दिलाना, समाज में उनका हक दिलाना,
That is very important goal of economic development. Next बहुत important है, that is equal opportunities for all. सबको समान अवसर प्रदान करना, तभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को पूरा करते हैं. और लास्ट में प्रॉपर फंक्शनल एबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म मोर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनके परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और टेक्निकली वे जटिल एस्पेक्ट्स को सही तरीके से निभा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. अगर निभा पा रहे हैं तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं. तो इस प्रकार से देखा जाए, द स्टेट इज एबल टू मैनेज इट्स इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन चारों को लेकर चलते हैं, और तभी हम सही मायने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं. In other words, economic development is typically associated with improvements. Economic development में हम सुधार की बात करते हैं, और विभिन्न प्रकार के गणनाएं हैं जिनके माध्यम से हम इंडिकेटर से पता लगाते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Sometimes they may not be able to fix many problems at once. Any development policy must set goals to achieve it. कभी कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पाने के लिए आप देखेंगे कि हम प्रयास करते हैं, पर हम सारी समस्याओं को दूर एक साथ नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें एक टाइम के संदर्भ में गोल्स सेट करना पड़ता है, और उसको अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ना है. पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो निम्न क्षेत्रों में फोकस करता है. सबसे पहला है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू मीट ब्रॉड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. सरकारी नियंत्रण, सरकार क्या करती है, जो मोटे तौर के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी, हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सब आती हैं. इन्फ्लेशन को चेक करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, सतत वृद्धि की बात करते हैं. तो इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है. दूसरा, हमारी पॉलिसी अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बनाते हैं, तो इसमें जो प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस के डेवलपमेंट में, उसको सुदृढ़ करना है. जैसे पार्क्स बनाना, हाईवेज बनाना, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, इन सब सेक्टर्स जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना. तो इससे संबंधित पॉलिसीज पर हमें फोकस करना चाहिए. तीसरा आपके सामने है जॉब क्रिएशन की बात होती है. फिर उसके बाद वित्तीय की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात होती है. फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि की बात हम करते हैं, ध्यान में रखते हैं जब हम आर्थिक विकास संबंधी नीति का निर्माण करते हैं. In today's global landscape, policies are formulated keeping in mind the importance of location. आज के युग में, आज के दिन में ग्लोबल लैंडस्केप पॉलिसी बनाते वक्त हम अवस्थिति की बात विशेष तौर पर ध्यान देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस यही से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, प्रतिस्पर्धात्मक जो लाभ है, एडवांटेज मिलती है. और अगर हम लोकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें नहीं मिलेगा. तो पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए जो लोकेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है. ये एक मानचित्र है जिसमें विकसित और अविकसित अनडेवलप्ड कंट्रीज को दर्शाने का प्रयास किया गया. ये मोटे तौर पर वेरी ब्रॉडली आप एक दिमाग में बैठा लीजिए कि डेवलप्ड नेशंस कहाँ कहाँ पे हैं और अंडर डेवलप्ड नेशंस कहाँ कहाँ पे हैं. दूसरा आप देखिए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. इसको भी मोटे तौर पे दिखाने का प्रयास किया गया है. आज के युग में डेवलप्ड और डेवलपिंग की बात करते हैं. अंडर डेवलप्ड को हम अंडर डेवलप्ड अगर बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है. दोज कंट्रीज फील दैट दे हैव बीन डिप्राइव्ड. तो इसलिए
अनडेवलप्ड जो है पहले यूज होता था, 21st सेंचुरी में इसका प्रयोग कम हो रहा है, तो इसको भी डेवलपिंग कैटेगरी में रख दिया कि आप भी विकास कर रहे हैं। नो डाउट आपका रेट कम है, पर आप भी प्रयास में लगे हुए हैं। पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हमें किन किन पहलुओं पे ध्यान देना है वो देखिए। प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान देना है, टैक्स कलेक्शन की ओर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान देना है, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के विकास के बारे में ध्यान देना है, विदेशी एड के बारे में ध्यान देना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान देना है। तो ये 6 आपके बिंदु हैं जिस पे आप ध्यान दे के पॉलिसीज बनाएंगे, तभी आप सही तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है और इंडाइसेस है वो निम्नलिखित है। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड करके मिड टर्म पॉपुलेशन से हम निकालते हैं, एंड इट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को भी एक इंडिकेटर के रूप में लिया गया है, और खास तौर से यूरोप के देश जो है इसको आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लेवल पर है। यह एक मानचित्र है जिसमें हमने पॉवर्टी इंडेक्स की बात की है। तो पॉवर्टी इंडेक्स आप देखेंगे जो गाढ़े शेड के देश हैं वहां पॉवर्टी अधिक है, और जैसे जैसे हल्की शेड की ओर हम बढ़ते हैं वहां हम देखेंगे कि पॉवर्टी का स्तर जो है वो कम है। इस मानचित्र में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किए हैं। टॉप 10 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई वाले जो हैं उनके देश के नाम लिखे हैं, और लेस ह्यूमन डेवलपमेंट पॉपुलेशन के देश के नाम नीचे लिखे गए हैं। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जीडीआई और जेम भी यूनाइटेड नेशंस ने इसको लागू किया है। जीडीआई का मतलब है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, और जेम है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। 1995 के दौरान 1990 से जेंडर स्टडीज जो है हर समाज शास्त्र के विषय में, हर सोशल साइंस में इसका बढ़ चढ़ के प्रयोग, इसका अध्ययन शुरू हुआ। तो ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम किस प्रकार से जेंडर रिलेटेड स्टडीज को इग्नोर करें, तो इसी वजह से ये 1990 की उपज है, और इस इंडिकेटर्स का सब प्रथम इंट्रोडक्शन जो है 1995 में हुआ। GEM focuses on aggregating various indicators that focus on capturing the economic, political, professional gains by women. GEM जो है खास तौर से किस तरीके से लोग प्रोफेशनल, स्पेशली लेडीज प्रोफेशनल हो रहे हैं, प्रोफेशनल लाभ ले रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर्स में एंड सो ऑन। तो इन्होंने 3 वेरिएबल्स को गणना करने के लिए ली। पहला है लेडीज का इनकम अर्निंग पावर कैसा है, दूसरा उनका प्रोफेशनल और मैनेजेरियल जॉब्स में कितने तादाद में लेडीज काम कर रही हैं, जेंडर फीमेल्स आर वर्किंग, और तीसरा पार्लियामेंट्री शीट में कितने वुमेन्स हैं। अधिक वुमेन है दैट मीन्स दैट सोसाइटी इज मच मच एडवांस्ड। अगर वो एडवांस्ड है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बट नेचुरल हाई होगा। नेक्स्ट जेम के बाद जो है जीडीआई, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, इसमें हम जेंडर गैप की बात करते हैं, और इट टेक्स डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। पुरुष और स्त्री के बीच में जो गैप है उसका वो डिस्पैरिटी जो है, अंतर है, उसको समझने का प्रयास करता है, और निम्न वेरिएबल्स को मुख्य रूप में लेते हुए अध्ययन करने का प्रयास करता है। पहला है हेल्थ, दूसरा नॉलेज, और तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड। मेजरमेंट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करते हैं, तो ये जो है कुछ बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट।
इसमें एवरेज इनकम के आधार पर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के आधार पर कर सकते हैं, श्रम उत्पादकता के आधार पर कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स के आधार पर, परचेजिंग कैपेसिटी क्रय शक्ति के आधार पर हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आकलन कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी में आता है सोशल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। सोशल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये मोर अप्रोप्रिएट है, अधिक सटीक है, जिनके आधार पर हम सही तरीके से किसी भी जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विकसित देशों में आप देखेंगे अधिकतर सरकारी पैसा जो है वेलफेयर सर्विसेज में, एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज में खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ विकासशील देशों में और अविकसित देशों में पैसे की कमी होती है और इस लिए वे सही मायने में ट्रूली सोशल सिक्योरिटी की जो नीड्स हैं उसको वो सही तरीके से फुलफिल नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपका जो क्राइटेरिया है वो जनांकिकीय कारक है। जनांकिकीय कारक में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेते हैं, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज लेते हैं, एज स्ट्रक्चर लेते हैं, एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशन लेते हैं और इनके सहारे हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स के माध्यम से हम विकास के स्तर को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा जो है अन्य कारक। अन्य कारक में हम लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रखे हैं जिसके आधार पर हम विकास को सही तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला है परचेजिंग पावर पैरिटी और दूसरा आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पीपीपी क्या करता है? ट्राइज टू इवैल्यूएट द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र के जो अर्थव्यवस्था है उसका सही मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। It is the change rate between currencies for the trade to be on par with the purchasing power of the country's currencies. दो देश के करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है उसके आधार पर ये जानने का प्रयास करता है। एसडीआई क्या करता है? ये यूएनडीपी का बेस प्रोग्राम है। इट इज समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के संदर्भ में ये जो एवरेज अचीवमेंट्स हैं वो तीन पक्षों को लेके जानने का प्रयास करता है। पहला है लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गुड नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अभी हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे, इसको फ्लो डायग्राम के सहारे आपको सही और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इसको दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक है मात्रात्मक मेजरमेंट्स और दूसरा जो है वर्णात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात किए हैं, सोशल इंडिकेटर्स की बात किए हैं, डेमोग्राफिक यानी जनांकिकीय इंडिकेटर्स के बात किए हैं और पर्यावरणीय इंडिकेटर्स भी हैं जिनके माध्यम से हम अंकीय विधि द्वारा क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो क्राइटेरिया है टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें एचडीआई आता है, एचपीआई आता है और जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है और इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिनके माध्यम से हम क्वालिटी लिविंग की बारे में जान सकते हैं, सोशल वेलबींग की बात कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी के बारे में जान सकते हैं और दोनों को मिला के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बता सकते हैं। तो ये 2017 का इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें आप समझ सकते हैं कि देशों का जो स्टैंडर्ड है, देशों की जो स्टैंडिंग है कैसी है, वह इस चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया। HPI जो है, दिस इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ पीपल इन अ कंट्री हु लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी। जो पॉवर्टी सापेक्षिक गरीबी में रहते हैं उसकी गणना करने का ये प्रयास करता है। GDI क्या करता है? मेजर जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और स्त्री की जो इक्वालिटी है उसकी गणना का प्रयास करता है इन अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, स्कूल अटेंडेंस एंड सो ऑन।
देखिए मेल फीमेल में प्रॉब्लम्स क्या होती है, लिटरेसी रेट फीमेल्स में लो है, अगर पैरिटी है तो लिटरेसी रेट मेल फीमेल में सेम होगी। स्कूल अटेंडेंस में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आप देखेंगे फीमेल बच्चे कम जाते हैं, मेल बच्चे ज्यादा जाते हैं। अगर दोनों की रेशियो बराबर है देन यू विल सी दैट यस दैट एरिया इज डेवलप्ड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनको जीने का जो उम्र है वो अगर मेल फीमेल में एक जैसा है देन यू कैन थिंक ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो ज्यादातर देखा जाता है कि फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट। अगर फीमेल्स को भी सोशल सिक्योरिटी जो है, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, वो अगर मिल रही है एंड दे आर एट पार विथ मेल, तब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है और इसी से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही तरीके से समझ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, अंकीय विधियों द्वारा हम विकास की गणना करते हैं। एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं। डिस्क्रिप्शंस के माध्यम से किसी के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, लिविंग कंडीशन के बारे में, खुशहाली के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और ये दोनों को जोड़ के हम सही तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण लेक्चर का अगर हम सारांश देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मुख्य रूप से निम्न बातों पर विशेष बल देता है। पहला, प्रोसेस ऑफ चेंज विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, किसके संदर्भ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा, यह जो है इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट पर अधिक बल देता है और इम्प्रूवमेंट होने से लोगों के परसेप्शनल चेंजेस आती हैं और वो परसेप्शनल चेंजेस जो है दे फर्दर लीड टू रादर डेवलपमेंट। तीसरा आप देखिए तो इट फोकसेस ऑन द ज्योग्राफिकल कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। भौगोलिक जो कारण है, भौगोलिक जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो मेक्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मीट द नीड्स, और हमको प्रयास कराता है, समझाने का प्रयास करता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को आज के दिन में कैसे पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और हम अपने नीड्स को पूरा करें, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा रिसोर्सेज को अपने लिए एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से यूज करें और हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ना करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसी के साथ जो है हमारी नीड एंड ग्रीड को अंकुश लगाते हुए हम कार्य करें, हमारी प्रेजेंट नीड्स पूरी हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, चाहते बढ़ रही है, सोशल नीड्स, सोशल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें सबको मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वेल बीइंग सबका होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल तभी बन सकते हैं जब हम प्रेजेंट जनरेशन में हम विवेकपूर्ण ढंग से संसाधनों का प्रयोग करें। वी मस्ट टॉक ऑफ प्रिजर्वेशन, वी मस्ट टॉक ऑफ कंजर्वेशन एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमें रीथिंक करना है, इसी प्रकार से रीथिंक करके हमें रिसाइकिल करना है चीजों को, इसी प्रकार से हमें रिसाइकिल के साथ साथ रीयूज करना है चीजों को। तभी हम सतत विकास की ओर बढ़ेंगे, तभी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, तभी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल की बात करेंगे, तभी हम खुशहाली की बात करेंगे और तभी हम सही मायने में इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सकते हैं। और यही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असली मतलब। तो आज के दिन में हम जो है आज के इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्योग्राफिकल फ्लेवर देते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है और इसमें आप देखेंगे कि हमें आर्थिक एस्पेक्ट्स को लेना है और सामाजिक एस्पेक्ट्स को, दोनों को मिला के अंडरस्टैंड करते हैं,
तब एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि से हम सही रूप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, बता सकते हैं और फ्यूचर में हम प्लानिंग में मदद कर सकते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एंड सो ऑन। सो वंस अगेन थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिला है और मिलेगा। कमिंग लेक्चर्स भी हमारे कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, क्योंकि मुझे लगता है व्हाट आई फील कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तब आप इसका उपयोग ह्यूमन ज्योग्राफी के हर ब्रांच में आप कर सकते हैं। अप्रोचेस हर ब्रांच में वही हैं, नेचर हर ब्रांच में वही है। आपके जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक स्टडी करना पड़ेगा, ह्यूमन सेंट्रिक ओरिएंटेशन लेना है, और तभी आप ज्योग्राफिक फ्लेवर देते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।